न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ सादावत। चलिए खबर का रुख कर लेते हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि यहाँ सीआरपीएफ बहुत दिनों से नक्सल इलाकों में ड्रोन इस्तेमाल कर रही थी। ये कोई नया खतरा नहीं है, हम पहले से सजग थे। जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान द्वारा हथियार आदि गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता रहा है और सभी एजेंसियां इस पर काम कर रही थी। हाँ, ये बहुत दिन से सीआरपीएफ ड्रोन ऑलरेडी यूज़ कर रही है नक्सल एरियाज़ में और बाकी ऑपरेशंस वगैरह में। तो ये ऐसा कोई नया थ्रेट नहीं है कि वह हम लोग पहले से इस के प्रति सजग थे कि कभी ना कभी वो लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा पाकिस्तान पहले से यूज़ कर रहा था वेपन वगैरह डालने के लिए, तभी से सारी एजेंसीज जो हैं। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 120वीं जयंती है। बता दें 6 जुलाई 1901 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और यहाँ 1980 और में यही भारतीय जनता पार्टी बन गई। और आज उनकी जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है। यहाँ अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी दूरदर्शी सोच से देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास की मजबूती नींव रखने और सामरिक दृष्टि से भारत को सशक्त बनाने में अहम योगदान दिया है। उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार चिरकाल तक प्रासंगिक रहेंगे और ऐसी और प्रीतम राष्ट्रनायक की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उधर पंजाब के बलारवाल में दिन दहाड़े एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो यहां हत्या करने के बाद पुलिस ने आज मुख्य आरोपियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें जिसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया और शवों को कब्जे में ले लिया। और वहीं इस मामले में एसएसपी बटाला ने सम्मेलन में कहा कि गुरदासपुर के घुमन कस्बे के ग्राम बलारवाल में राशन डिपो में मारपीट और दोनों पक्षों के बीच लड़का लड़की के प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों परिवारों में खूनी संघर्ष हुआ था। एसएसपी गुरदासपुर ने बताया कि इस घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। चलिए आपको सीधे वहां ले चलते हैं जहां पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लाइव हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एएनबी न्यूज आपको सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह रवाना हो रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से हलचल तेज दिखाई दे रही थी, तो अब यहां चंडीगढ़ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम लोग भी उनके साथ तो मौजूद हैं और यहां सिक्योरिटी भी उनके साथ मौजूद है। तो यहां पुलिस भी काफी ज्यादा तैनात है, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं और बता दें कि चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अपने सवार हो चुके ने, चौपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੌਪਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ आपको बता दें दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां उन्होंने
पूरी तैयारियां कर ली हैं। ये तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एएनबी न्यूज आपको सीधी और लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं तो यहाँ सिक्योरिटी भी हाई है और सुरक्षा की भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा और जोरों शोरों पर इंतजाम कर रखा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लाइव तस्वीरें, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एएनबी न्यूज आपको सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तो ये आप नजारा देख सकते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से वो मामला चल रहा था पंजाब का, आगे बढ़ते हुए आपको बता दें जम्मू कश्मीर के राजौरी में कंटरोटा के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में पहली बार बिजली पहुंचाई जा रही है और यहाँ सड़कों से भी जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएमजीएसवी के इंजीनियर का कहना है इस मामले में कि कोरोना से कई दिक्कतें आई और यहाँ अभी 4 और पुल हैं और कई गांवों में पहली बार बिजली पहुंची है और पहली बार बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। जी, यहाँ का अगर पिछला कुछ अर्ली पीरियड देखा जाए तो उसमें लोग कानियाँ जलाकर, लकड़ियाँ जलाकर रात को अपना गुजारा करते थे और मिट्टी का तेल भी कहीं दूर दराज कोट रंका की किसी एक आधा स्टोर पे हुआ करता था, मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था। तब बच्चों की पढ़ाई भी महरूम थी, तब यहाँ का कोई सिस्टम नहीं था, यहाँ कोई कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं था, मोबाइल फ़ोन जो थे वो अवेलेबल हमारे पास नहीं थे, बहुत सफ़र होते थे। और आज यूटी गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा एहसान है कि हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लाइट जो है वो हमारे घरों में चल रही है। ये बड़ा एहसान है इनका। कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें बहुत सहायता की है तो गरीब लोगों के साथ, इसलिए हमें मकान मिले हैं। तो रहने के लिए जगह नहीं थी, कच्ची झोंपड़ी थी, तो इसलिए हमारे बच्चे कभी किताब रखेंगे, बैठेंगे, यही कहना चाहता हूँ। तो यहाँ हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलने और पड़ोसी राज्यों में पड़ रही गर्मी के बीच यहाँ पर्यटन स्थल पूरी तरह से पैक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ क्राउडेड भी दिखाई दे रहा है और यहाँ उमड़ी भीड़ बड़े खतरे का कारण बन सकती है और यही कारण है कि पर्यटन नगरी मनाली ट्विटर पर कोविड की तीसरी लहर के साथ ट्रेंड कर रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मनाली में कोरोना प्रतिबंधों में छूट दी गई है। गया था, 1 साल हो गया घर पे पड़े पड़े, हमारे को बोर हो गए थे बहुत ज्यादा। इस वजह से यहाँ पे आने, हम कभी आए नहीं थे यहाँ पे, किसी ने बताया मनाली जाओ, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हमें। उसके बाद यहाँ पे आके होटल ये बहुत अच्छा था हमारा, यहाँ का डिसीजन बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ का। सबको मास्क पहनना चाहिए, बहुत जरूरी है मास्क पहनना और अपनी सेफ्टी है, दूसरे की सेफ्टी है इसके लिए। जुलाई से हमने अपना दिल्ली से मनाली और मनाली से दिल्ली की सर्विस स्टार्ट की और गवर्नमेंट के एसओपी को मद्देनजर रखते हुए 50% के ऊपर हम पर्यटक दिल्ली से मनाली और मनाली से दिल्ली के लिए बुक कर रहे हैं। शुरू में जो रिस्पांस था वो तो कुछ कम था, मगर धीरे धीरे पर्यटन व्यवसाय पटरी पर अच्छा उतर रहा है और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से कोरोना काल में तो पर्यटन का जो रीढ़ की हड्डी टूटी थी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव होगा और इसमें पर्यटन के व्यवसाय जो बिजनेस है इसके ऊपर पटरी पर आएगा। मंडे को काफी क्राउड रह रहा है, माल रोड जैम पैक होता है और लगता है कि 2 साल जो कोविड का क्रूशियल पीरियड था दैट इज ओवर और पटड़ी पे जो अर्थव्यवस्था है होटल व्यवसायियों की वो धीरे धीरे पटड़ी पे आ रही है। हमारे तो यहाँ पे 99% 100% रह रही है और बिजनेस अच्छा है, क्राउड काफी आ रहा है। में हम लोग बहुत ज्यादा बाउंडेड हो गए थे तो कुछ मन किया कि चलें और सडनली बस मतलब विद इन 1 आवर मैंने अपनी प्रिपरेशन किया और मनाली आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के। हाँ, वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं यहाँ पर पहुंची और मतलब इट्स फैबुलसली अमेजिंग। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के ठाणे के रेलवे स्टेशन रोड पर कुछ दुकानों में आग लग गई। आग बुझाने के प्रयासों में जुट गया। बताया ये भी जा रहा है कि आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, तो वहीं आग लगने का कारणों का अभी नहीं पता चला है और यहां मामले में विस्तृत रूप से सूचना आना अभी बाकी है।
जाएंगे। और अब बात यूपी के बाराबंकी की कर लेते हैं, जहां गोली मारने की खबर सामने आ रही है। चुनावी रंजिश के चलते ये मामला हुआ है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में विवाद हो गया और यहां गोली लगने से व्यक्ति घायल हो गया और घायल व्यक्ति को भर्ती भी कराया गया। वहीं आरोपी युवक घटना के बाद से फरार चल रहा है। बताते चले कि बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि यूपी के बाराबंकी से गोली मारने की खबर सामने आई है, जहां चुनावी रंजिश के चलते गोली मारी गई है और दो पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक को उसके घर में घुसकर गोली मारी और जिसके बाद गोली लगने से युवक घायल हो गया और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं आरोपी युवक घटना के बाद से फरार चल रहा है। बता दें कि बाराबंकी रामनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। रामनगर थाने के मनोरा गांव में आज दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को फायर आर्म्स की चोटें बताई जा रही है। उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल बाराबंकी ले जाया गया। वहां से उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जैसे भी तहरीर प्राप्त होती है अभियोग पंजीकृत। तो सर किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई कि नहीं उसमें? पहले तो अभियोग पंजीकृत होगा, पहले FIR देंगे। FIR पंजीकृत होने के बाद जो भी विवेचना से दोषी पाए जाएंगे। और अब खबर यूपी के कासगंज से है, जहां सहावर थाना क्षेत्र में एक महिला कांस्टेबल ने SHO से परेशान होकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि थाने में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से महिला की जान बचाई गई और उसे इलाज के लिए सहावर CHC में भेजा गया। वहीं मरने का प्रयास करने से पहले महिला ने बाकायदा सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार SHO को बताया है। आपको बता देते हैं कि यूपी के कासगंज से ये मामला सामने आया है, जहां सहावर थाना क्षेत्र में एक महिला कांस्टेबल ने SHO से परेशान होकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। थाने में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से महिला की जान बचाई जा सकी और उसे इलाज के लिए सहावर CHC में भेजा गया। बता दें कि यहाँ खुदकुशी का प्रयास किया गया है और मामला यूपी के कासगंज का बताया जा रहा है। फांसी लगाने से पहले यहाँ महिला ने सुसाइड नोट भी लिखा था। बताया जा रहा है कि मरने का प्रयास करने से पहले बाकायदा सुसाइड नोट लिखने के बाद मामला भी दर्ज कराया था और जिसमें अपनी मौत के लिए उन्होंने जिम्मेदार SHO को बताया है। आराम से रो नहीं। थाना अध्यक्ष द्वारा सभी महिला कांस्टेबल को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अब किसी में इतनी हिम्मत तो है नहीं इसके खिलाफ कुछ करे। इसी की वजह से हमने जो किया खुद का, इसने मुझे खुद बोला है। मैंने बोला इसे, मगर सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इसने आके रपट लिखा दी हमारी, मगर सर हमें पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे मगर सबको होती है। कह रहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर सर अगर इतना टॉर्चर करोगे तो मैं तो सुसाइड कर लूँगी। कह रहा कर लो, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे। तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की अपनी या नहीं? ऐसा कितने समय से परेशान कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसे सही से सबक मिल जाए, कभी किसी महिला कांस्टेबल को ऐसे टॉर्चर ना करे, बस ये। इसकी वजह से सारी महिला कांस्टेबल परेशान है पिछले 1 महीने से। अच्छा, आज जो आपकी जो स्थिति है इसके जिम्मेदार कौन है? ओनली थाना अध्यक्ष और कोई नहीं है। क्या नाम है थाना अध्यक्ष का? राजेश कुमार मीणा। और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है। ना ही मैं अपनी फैमिली से परेशान हूँ, ना ही मैं किसी से परेशान हूँ। मेरी अभी नई शादी हुई है। मेरे घर वाले मुझे नौकरी छुड़वा देंगे, अगर पता चल जाएगा तो इन्हें और बता देंगे सही से। क्या आपने कोई सुसाइड नोट वगैरह भी लिखा था? हाँ, वे लिख के ग्रुप में डाल रखा है। जो चीज़ जो भी कर रही हूँ मैं थाना अध्यक्ष की वजह से कर रही हूँ और किसी की वजह से नहीं कर रही हूँ। केरल में लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए कमाल कर दिया। जो हाँ, यहाँ एक हफ्ते में क्राउड फंडिंग के माध्यम से 18 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई है और ये कवायद 1.5 साल के बच्चे मोहम्मद के लिए जुटाई गई, जो स्पाइनल मुस्कुलर एट्रोफी नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। ये बीमारी धीरे धीरे मांसपेशियों को बर्बाद करती है और यहाँ मासूम मोहम्मद के इलाज के लिए यहाँ जोलगेंसमा नाम की दवा की जरूरत है, जो दुनिया की सबसे महंगी दवाओं में से एक है। बता दें कि इस दवा की खुराक की कीमत 18 करोड़ रुपए है। दरअसल यहाँ रफीक और मरियुम्मा के बेटे मोहम्मद को जो बीमारी है वो दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ कन्नूर के मतूल के रहने वाला ये मासूम बताया जा रहा है और जब उन्हें अपने बेटे की बीमारी का पता चला तो उन्होंने लोगों से मदद मांगी।
स्थानीय विधायक एम विजिन ने क्राउड फंडिंग की अपील की है और जिसके बाद मामले में सामने आया कि बैंक खाते में एक हफ्ते में 18 करोड़ रुपए जमा हो गए। यहाँ अभियान को सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया का भी पूरा सहयोग मिला, जिसकी वजह से दुनिया भर से 7 दिनों के अंदर ये राशि जुटाई गई। कोसी, गंडक, बागमती, गंगा, सरयू समेत तमाम नदियां हैं जो बिहार में जितनी खुशहाली नहीं लाती, जिससे ज्यादा तबाही का कारण हर साल बनता है। बताया जा रहा है कि बिहार में बाढ़ एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसके हालात में साल दर साल कभी कोई सुधार नहीं होता दिखा। जब भी मानसून का मौसम आता है, देश के बाकी हिस्सों में बरसात फसलों और खेती के लिए खुशहाली का आलम होता है, लेकिन यहाँ बिहार में तबाही का आसम होता है। बताया जा रहा है कि साल दर कई प्लान बने, लेकिन यहाँ बस्तीय आवंटन, लेकिन यहाँ जमीनी हालात जस के तस हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं हालात किस तरीके दिखाई दे रहे हैं। भारत दुनिया में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से है। बताया जा रहा है कि दुनिया भर में बाढ़ से जितनी मौतें हुई हैं उसका 5वां हिस्सा भारत में होता है और देश की कुल भूमि का 8वां हिस्सा यानी कि तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका ऐसा है जहां बाढ़ आने का अंदेशा बना रहता है। पूरे देश में बाढ़ के एक ऐसे हालात हैं जो आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 1952 से 2018 के 65 सालों में देश में बाढ़ से 1 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 8 करोड़ से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा, लेकिन यहाँ 4.69 ट्रिलियन से अधिक का अधिक नुकसान हुआ है। इस साल अभी मानसून पूरी तरह से आया भी नहीं है, लेकिन बिहार की सभी नदियां फिर से उफान पर हैं। इसमें से अधिकांश नदियां नेपाल से आती हैं। वहां भारी बारिश और बिहार में हुई बारिश ने नदियों के पानी को बेकाबू कर दिया है। कहीं तटबंध से ऊपरी बहकर पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, तो वहीं कहीं सड़क पर तो कहीं रेल ट्रैक और मकान सब पानी में डूबे हुए हैं। सर ये रात में पानी आई, आज सुतल रह एक बार भाई के घर है, एक बार पानी आई, रात में उठल गई तो पानी हो गई। अब लड़का फैका लेके हटा दहल गई, घर दुआर लहर बहर गई, धान गेहूँ रहे सब दह दू गई। एक बार लड़का फैका सब पहुनाई लेके ठेकौले बन जा, नाय से आवतन जा, नाय से जातन जा, देखतन जा। एक बार तो पानी कम हो गई बा, ओवरा पानी ज्यादा रहे, मत भर से ऊपर बह गई पानी। क्यों अधिकारी आए लेकिन ना? हमारे गांव का स्थिति बहुत खराब है सर। यहाँ पर कोई भी आदमी देखने नहीं आया। यहाँ से हम लोग को 6 किलोमीटर परसौनी चौक पर गाड़ी पकड़ने के लिए जाना पड़ता था। नाव से रात बिरात कोई का बीमारी हो जाता है तो कोई नाव रात में हेल्प पार नहीं कर पाता है। समस्या यह है कि यहाँ कैंप लगना चाहिए। खाने पीने की सारी जनता की घर में पानी घुसी है, यहाँ पर कैंप भी नहीं लगा कि चलो खाना बनाकर। यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को जल्द ही यहाँ मास्क से छुटकारा मिल सका है। बता देते हैं कि यहाँ मास्क से छुटकारा मिल सकता है। कोरोना संकट काल के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी हो गया था, लेकिन अब वैक्सीनेशन को रफ्तार मिलने से यूके में इससे छुटकारा मिलना तय हो गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को इसका ऐलान किया। बताया जा रहा है कि यहाँ उनके मुताबिक लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना होगा, लेकिन इसी के साथ पाबंदियों को कम करने की ओर से भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं और जल्द ही ब्रिटेन में लोगों को यहाँ इंडोर या पब्लिक प्लेस में मास्क पहनने से छुटकारा मिल सकता है। वहीं 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए भी छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि 19 जुलाई से कानूनी तौर पर यह पाबंदियां हट सकती है, लेकिन अब इसे लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति मास्क लगाना चाहता है और दूरी का पालन करना चाहता है तो वह कर सकता है, लेकिन ऐसा ना करने पर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि अभी इसका अंतिम फैसला 12 जुलाई को लिया जाएगा। So as we come to the fourth step, we have to balance the risks. The risks of the disease, which the vaccines have reduced but very far from eliminated, and the risks of continuing with legally enforced restrictions that inevitably take their toll on people's lives and livelihoods, on people's health and mental health. And we must be honest with ourselves that if we can't reopen our society in the next few weeks, when we will be helped by the arrival of summer and by the school holidays, then we must ask ourselves, when will we be able to return to normal? And to those who say we should delay again, the alternative to that is to open up in winter, when the virus will have an advantage, or not at all.
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।